हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के पी/क्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं 2019 के पहले पेपर को। ये फर्स्ट पेपर आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का। आपको पता होगा 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे पिछले सभी वर्षों के सभी सब्जेक्ट के, वो हम आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं। तो आप तुरंत जाकर प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट उपलब्ध है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इसके अलावा अब आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये स्टार्ट हो चुके हैं और आज 2019 का पहला पेपर यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। इससे पहले के 2016-17 के पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए अति लघु उत्तरीय वाले भी, तो वो भी प्ले लिस्ट चैनल पर उपलब्ध है, आप चेक कर लीजिए जाकर। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि परीक्षाओं तक आपकी तैयारी यहाँ पर लगातार अच्छे तरीके से होती रहेगी और इसी के साथ आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले तो 15 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 15 के बाद आपका 16 नंबर से जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 16 नंबर में आज पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जो बुनियादी शिक्षा है इसका जनक किससे माना जाता है। तो बुनियादी शिक्षा का जो जनक है दोस्तों वो महात्मा गांधी जी को माना जाता है। महात्मा गांधी जी को बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है, इसे बर्दा शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है NCERT, ठीक है, NCERT, ठीक है, NCERT में क्या पूछा गया से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है। ठीक है, NCERT नहीं NCTE पूछा गया, सॉरी दोस्तों NCTE, ठीक है। तो NCTE आप लिखेंगे यहाँ पर NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया कि NCT से संबंधित उत्तर प्रदेश का जो कार्य है वो कहाँ से होता है। तो ये NCT से संबंधित उत्तर प्रदेश का जो कार्य है वो दिल्ली से होता है, क्योंकि जो NCT है का ऑफिस है ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ, दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है और प्रश्न संख्या 18 में आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा गया है कि ग्राम जो विलेज लेवल पर एजुकेशन कमेटी होती है, ठीक है, तो ग्राम शिक्षा समिति जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है, ठीक है, ग्राम सरपंच अर्थात ग्राम प्रधान भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो ग्राम सरपंच कह सकते हैं या फिर ग्राम प्रधान। ये कौन होता है, ये गाँव में जो कमेटी होती है, ठीक है, एजुकेशन कमेटी शिक्षा समिति, ठीक है, उसका अध्यक्ष होता है, कौन होता है, जो ग्राम प्रधान होते हैं, या उसे आप ग्राम सरपंच भी बोल सकते हैं, ठीक। इसके साथ अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है और प्रश्न संख्या 19 में आपसे क्या पूछा गया फटाफट यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं वो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, ठीक है। तो बौद्धकाल के जो शिक्षा थी उसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते थे। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे: बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना अच्छे से और कैरेक्टर का निर्माण करना, यानी कि चरित्र का निर्माण करना व्यक्ति के। इसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति। इसके अलावा चौथा था आपका व्यक्तित्व का विकास करना। सारे के सारे क्या थे, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा गया है जो बुनियादी शिक्षा है इसका अर्थ बता दीजिए। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, ये भी आप ऊपर आपने पढ़ लिया होगा, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। बुनियादी शिक्षा किसकी देन है, महात्मा गांधी जी की। तो बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके और जिसमें बालक जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपना समस्त विकास कर सके, इसे हम बुनियादी शिक्षा कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21 छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास के लिए कौन कौन से जनसंचार साधन है। तो छात्रों में मूल्यों के विकास के लिए कौन कौन से जनसंचार साधन, ध्यान दीजिए। इसके टेलीविज़न हो गया, आपका चलचित्र हो गया, ठीक है, इसके अलावा रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट आदि, ये सारे के सारे क्या है, मूल्यों के विकास के प्रमुख जनसंचार के साधन है। किसके, जनसंचार के, कम्युनिकेशन के, ठीक है। इसका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा जा रहा है 22 नंबर, भूमंडलीय तापवृद्धि से किससे कहते हैं। भूमंडलीय में जो तापवृद्धि होती है, ठीक है, वातावरण में, वो किससे कहते हैं। भूमंडलीय तापवृद्धि आखिर कहते किसे हैं, ठीक है, क्या होता है भूमंडलीय तापवृद्धि। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी की सतह के औसत जो एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जो औसत तापमान होता है, उसमें लगातार वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है उसमें लगातार वृद्धि देखने के लिए मिल रही है टेम्परेचर में, इसी भूमंडलीय तापन आप कह देते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आप इसे देख लेंगे। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कर दे। जो मानवीय मूल्य हैं, ठीक है, सत्य हो गया, ठीक है, मानवीय मूल्य, ईमानदारी हो गया, मानवीय मूल्य, आत्मनिर्भरता और मानवता आदि, ये सारे के सारे क्या है, ये मानवीय मूल्य हैं। कैसे, मानवीय, ठीक है, मानव से रिलेटेड है, ह्यूमन।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है, जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है। तो जल संचयन के जो मूल सिद्धांत है वो बारिश के पानी को तालाबों, छोटे जल स्रोतों में जमा करना है, यानी कि पानी का यहाँ पर एकत्रित करना है, पानी का संचयन करना है। जल संचयन का यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य क्या, सिद्धांत क्या है। तो जो बारिश का पानी होता है उसको तालाबों में यहाँ पर या फिर छोटे छोटे जल के स्रोत होते हैं उनमें उस पानी को इकट्ठा करना। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय बता दीजिए। तो ये तो आपका काफ़ी लंबे समय से बताते हुए चले आ रहे होंगे, आप बचपन से बता रहे होंगे जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय। तो चलिए देख लेते हैं जल प्रदूषण को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। शहर और गाँव की नालियों में बहने वाले जो हानिकारक गंदे पदार्थ हैं उनको नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी जो नालियाँ आपने देखी होंगी उन नालियों को डायरेक्टली यहाँ पर नदियों में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे नालियों में जो गंदी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें नदियों में पहुँच जाती हैं, जिस वजह से नदियों का जो यहाँ पर पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े आदि वगैरह नहीं धोने चाहिए, इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण फैलता है। तीसरा पॉइंट है, नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा जो मरे हुए पशु जानवर वगैरह हैं वही नदियों में फेंक दिए जाते हैं, जिस वजह से भी आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। अगला पॉइंट है अंतिम, नदी और तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कई बार आपने गाँव वगैरह में देखा ही होगा जो पशु वगैरह हैं, ठीक है, उन्हें डायरेक्टली आप नदियों में ले जाकर नहलाने लगते हैं, तो उससे भी जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है, जिससे बीमारियां भी फैलती हैं, अभी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया। जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, इस वैदिक साहित्य में जो एजुकेशन शब्द का जो प्रयोग है वो किन अर्थों में किया गया। तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है वो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है वो आपका विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अगला प्रश्न है बालिका शिक्षा। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन से आप आज से बता दीजिए गर्ल्स एजुकेशन का मतलब क्या है। तो भारतीय परिवेश में बालिकाओं के विषय में शिक्षा की पृष्ठभूमि अत्यंत ही संघर्षों से परिपूर्ण रही है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। फिलहाल भारतीय संस्कृति की जो पितृसत्तात्मक विशेषता है वो बालकों की तुलना में बालिकाओं को विकास की कम अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, कई बार विलेज लेवल पर आप देख सकते होंगे गर्ल्स एजुकेशन को कम बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि गर्ल्स को कम पढ़ाया लिखाया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। परंतु अब बदलते परिवेश में नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट देख लेंगे। प्रश्न संख्या 28 में आपसे क्या पूछा रहा है, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बता दीजिए। तो अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये जो शिक्षा, ये जो एजुकेशन है वो पूर्व विचारित नहीं होती है, ये पत्राचार हो गया या फिर संपर्क कार्यक्रम हो गया, जनसंचार के साधनों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ये भी सेम टू सेम इससे रिलेटेड है, दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपको पता ही होगा। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। तो दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्व अध्ययन को बढ़ावा देना होता है। इसमें क्या होता है, आप ये नहीं कि कोई टीचर आपको पढ़ाएगा बैठकर क्लास में, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या होता है, आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके बाद आप एग्जाम देंगे। तो दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्व अध्ययन को बढ़ावा देना होता है, यानी कि खुद से स्टडी करना। ये शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए समान रूप से गुणवत्तापूर्ण मूल्य को शैक्षिक अनुभव से अर्जित करने की प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आपसे देखेंगे। शिक्षा और समाज, ठीक है, एजुकेशन और समाज में आखिर संबंध क्या है, सोसाइटी, समाज। ठीक है, तो शिक्षा जो है समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। अतः शिक्षा की सुलभता और पर्याप्तता का किसी भी समाज के विकास में योगदान होता है और वह सामाजिक ढांचे को बनाए रखता है। शिक्षा समाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आज के युग में आपको पता चल ही चुका होगा। बाकी दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। परीक्षाओं तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करा दी जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करा दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए आपको सभी वर्षों के, पिछले सभी वर्षों के। चैनल पर अगर अभी तक आपने क्लास अटेंड नहीं किए तो कर लीजिए, जाकर प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। अब आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप स्टार्ट हो चुके हैं कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।